प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे अलाभकारी संस्थाओं के लेखे। इसके संबंध में हमने 8 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हल कर लिए थे। उसी श्रृंखला में आगे शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है, जन कल्याण क्लब के प्राप्ति और भुगतान खाते से 31 मार्च 2018 के लिए क्या तैयार करना है? आय व्यय खाता और तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट जो है वह तैयार करनी है। आपके सामने जो सूचना दे रखी है वह प्राप्ति भुगतान खाता है। प्राप्ति भुगतान क्या दर्शाता है कि जो डेबिट पक्ष में राशियां है नगद प्राप्त की गई है, जबकि क्रेडिट पक्ष में भुगतानों को दर्शाया जाता है। आय व्यय खाते में क्या करते हैं, इन प्राप्तियों से जो आयगत मदें हैं वो तो आय व्यय के क्रेडिट पक्ष में जाती है, और जो पूंजीगत मदें हैं वो जाती है आपके दायित्व पक्ष में। इसी प्रकार जो क्रेडिट पक्ष है इनमें जो आयगत मदें हैं वो तो आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में आएगी, और जो पूंजीगत मदें हैं वो चिट्ठे में जाएगी। कौन कौन सी मदें दे रखी है? रोकड़, दान, चंदा, फर्नीचर का विक्रय, प्रवेश शुल्क, आजीवन सदस्यता शुल्क, विनियोगों पर ब्याज, इस तरह वेतन, यात्रा व्यय, लेखन सामग्री, किराया, मरम्मत, ये सारे क्या है? आयगत मदें हैं। पुस्तकें और भवन का अगर कहा जाए या कैश का जो शेष है ये संपत्ति में ट्रांसफर होते हैं। अन्य क्या सूचनाएं दी गई है? अन्य सूचना इस प्रकार है, अग्रिम प्राप्त चंदा यानी 1 अप्रैल 2017 वर्ष के प्रारंभ में 1000, जबकि अंत में जो है 3200 रुपए है। अप्राप्त यानी जो बकाया चंदा है, वर्ष के प्रारंभ में बकाया चंदा 2000, जबकि अंत में बकाया है 3700। इसी प्रकार जो लेखन सामग्री है, प्रारंभिक शेष 1200, अंतिम शेष दिया गया है 800 रुपए। पुस्तकें प्रारंभिक 13500, अंतिम 16500। फर्नीचर का प्रारंभिक शेष 16000, अंतिम 8000, और जो बकाया किराया है वह 1000 और 2000। इस प्रकार से हमें सूचनाएं दी गई है। हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। किस प्रकार से बनाएंगे? जो भी प्राप्ति व भुगतान खाते में आयगत मदें हैं उन मदों के अंतर्गत ये जो बकाया अग्रिम संबंधी समायोजन है उनको समायोजित करते हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा जाएगा। किस प्रकार से? देखिए, सबसे पहले लिखा अपने हस्तस्थ रोकड़, ये आपकी चिट्ठे में जाता है, संपत्तियों में जाता है, आय व्यय खाते में नहीं आएगा। फिर लिखता है चंदा 60,200 रुपए। कितना लिखा है सब्सक्रिप्शन? 60,200। इसे हम आय व्यय खाते में लेके जाएंगे, ये 60,200 रुपए। अब क्या करना है? इसके अंतर्गत समायोजन करने हैं। कौन कौन से? आय व्यय खाता कहता है केवल चालू वर्ष से संबंधित आय और व्यय लीजिए, अगले वर्ष और गत वर्ष से संबंधित है तो उन्हें हटा दीजिए। किस प्रकार से? देखिए, सबसे पहले लिखता है अग्रिम प्राप्त चंदा 1000 वर्ष के प्रारंभ में, यानी जब वर्ष प्रारंभ हुआ उसी समय पता चला कि 1000 का सब्सक्रिप्शन जो है एडवांस प्राप्त है। एडवांस प्राप्त यानी पिछले वर्ष प्राप्त किया था एडवांस, तभी तो वर्ष के प्रारंभ में एडवांस है, तो वह इस वर्ष की इनकम मानी जाएगी और इसे हम जोड़ेंगे तो 3200 रुपए क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो एडवांस जो 1000 है वो क्या कर देंगे अपन, जो गत वर्ष का है उसे तो जोड़ देंगे, और 3200 रुपए को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। इसी प्रकार बकाया, बकाया क्या है? हम अंत वाला जो 3700 रुपए है वो जोड़ते हैं, जबकि प्रारंभिक की राशि 2000 रुपया घटाया जाता है। तो प्रारंभिक जो है 2000 वो घटा देंगे, और अंतिम जो है 3700 रुपया वो हम यहाँ पर प्लस कर देंगे। ये 2000 जो है यहाँ पर घट जाएगा। ये क्या करना है? अपने को समायोजन करना है। 2 और 3, 5200 तो घटाया जाएगा, और 4700 जो है जोड़ा जाएगा, यानी 500 रुपए का डिफरेंस है। तो 500 रुपए अपन क्या कर देंगे? 60,200 में से 500 घटा दो, 59,700 रुपए इस प्रकार लिख दिया जाएगा।
अब और कौन सी मदें रहती है, तो ये आपका प्राप्ति भुगतान खाता, डोनेशन दान है 3000। क्या दान के संबंध में बकाया अग्रिम है, नहीं है, तो 3000 पूरी इनकम में ट्रांसफर हो जाएगा, ये 3000 रुपए। अगली मद कौन सी दे रखी है, फर्नीचर का विक्रय 4000, जबकि पुस्तक मूल्य कितना है 6000। फर्नीचर 4000 में बेचा गया है, पुस्तक मूल्य 6000, तो 6000 की वस्तु 4000 में बेची तो 2000 क्या है, लाभ है या हानि, 6000 का 4000 में बेच रहे हो, 2000 का हानि है। हानि कहाँ आएगी, डेबिट पक्ष में आएगी, तो डेबिट पक्ष में लिख देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 2000 रुपए। अगली मद क्या दी गई है, अगली मद लिखी है प्रवेश शुल्क 800 रुपए, तो 800 रुपए जो है अपने क्रेडिट पक्ष में लिख देंगे, ये प्रवेश शुल्क जो है 800 रुपए। नेक्स्ट मद क्या दी गई है, अगली मद जो लिखी है विनियोगों पर ब्याज पूरे वर्ष के लिए, पूरे वर्ष के लिए 5% की दर से 5000 रुपए इनकम पक्ष में लिखा जाएगा। कोई बकाया ना एडवांस, ऐसा भी नहीं कहा गया कि कोई तारीख विशेष दे दे, यानी अपने को पता चले इतने ही समय के लिए, साफ साफ सटीका है पूरे वर्ष के लिए, तो 5000 रुपया जो है इनकम पक्ष में लिख देंगे। ये तो प्राप्ति और भुगतान खाते का डेबिट पक्ष जो था, ये हमने सारा इसमें से आयगत मदें ले ली और आयगत मदों में बकाया अग्रिम का समायोजन भी कर लिया। अब जो क्रेडिट पक्ष की मदें हैं, सबसे पहले है सैलरी 24000, तो क्या सैलरी के संबंध में बकाया अग्रिम है, कुछ भी नहीं है, 24000 रुपए सीधा सीधा जो है सैलरी ली जाएगी। सैलरी के बाद में कौन सी मदें हैं, यात्रा व्यय 6000, क्या यात्रा व्यय बकाया अग्रिम है, देखिए नहीं है, तो 6000 सीधा एक्सपेंडिचर में, ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा आपका 6000 यानी 6000। अगली मद क्या दे रखी है प्राप्ति भुगतान खाते में, लेखन सामग्री जो है 2300 रुपए, तो कुछ बकाया अग्रिम बिल्कुल है। लेखन सामग्री का प्रारंभिक स्टॉक तो है 1200, अंतिम है 800, यानी 2300 रुपए खरीदी गई है, 1200 एडवांस था और 800 क्लोजिंग रह गया, तो कितना आ गया, स्टेशनरी जो हमने खरीदी है वो 2300, जबकि 1200 पहले से थी, यानी 3500, 800 क्लोजिंग रह गया, तो यूज कितना किया है 2700 रुपए यानी 2700। और कौन सी मद आय व्यय खाते में, तो आय व्यय खाते में जो अगली मद है वो दे रखी है किराया यानी 16000। क्या किराए के संबंध में समायोजन है, देखिए किराया लिखा हुआ है प्रारंभिक बकाया 1000, अंतिम बकाया है 2000, तो ये इनका भी समायोजन करेंगे, कितना है किराया 16000, ये 16000 रुपया जो है हम किराया यहाँ पर ले लेंगे। प्रारंभिक बकाया 1000 तो घटा देंगे, अंतिम बकाया 2000 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 17000 यानी 17000 रुपए। और कौन सी मद दे रखी है, मरम्मत व्यय 700 रुपए, ये मरम्मत में लिख देंगे अपन 700 रुपए। ये इस प्रकार से जो है सारे समायोजन लिखते चले जाएंगे। और कौन सी मदें दे रखी है, देखिए इसके अंतर्गत पुस्तकें दे रखी है, भवन दे रखी है और फर्नीचर, ये इसके अंतर्गत आता नहीं है। आगे देखिए प्रारंभिक अंतिम स्टॉक है 16000 का फर्नीचर प्रारंभिक, 8000 अंतिम। किस प्रकार, देखिए फर्नीचर जो है अपने ने क्या कुछ खरीदा है, नहीं, बेचा जरूर है 6000 का, यानी फर्नीचर जो प्रारंभिक था 16000 और 6000 बेच दिया, तो 10000 का रहना चाहिए, जबकि कितने का है 8000 का, तो 2000 रुपया क्या है डेप्रिसिएशन। फर्नीचर 16 का, 6000 का बेच दिया तो 10 का होना चाहिए, लेकिन 8 का है, तो 2000 क्या है डेप्रिसिएशन, डेप ऑन फर्नीचर 2000 रुपए। इसी प्रकार पुस्तकों का देख लेंगे, प्रारंभिक शेष कितना है पुस्तकों का 13500 और खरीदा गया है 6000 का, तो 13 और 6 कितने हो गए 19000,
बेचा तो कुछ भी नहीं है, 19,000 में से 16,500 जो है क्लोजिंग बैलेंस है। तो डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, ये डेप्रिसिएशन आ जाएगा आपका 3,000 रुपए। ये इस प्रकार से आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाता जो है बना लिया जाएगा। इस तरफ की टोटल कर देंगे 62, 72 और 1,500 रुपए, और इसके अंतर्गत जोड़ देंगे, टोटल आ जाएगा अपना 59 और 3 62, 62 और 5 67, 68,500 रुपए जो आएगी टोटल आ जाएगी। और इस टोटल में से क्या करेंगे, यह राशि जो घटा देंगे, अंतर क्या आ जाएगा आपका, सरप्लस आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से, और सरप्लस जो आएगा 11,100 रुपए। इस प्रकार से जो है आधिक्य राशि यानी सरप्लस ज्ञात हो जाएगा। अब क्या बनाना है, तुलन पत्र। अगर पूंजी कोष नहीं दिया गया है, प्रारंभिक कैपिटल फंड नहीं दिया गया है, तो प्रारंभिक तुलन पत्र भी बनाएंगे। किसकी सहायता से, ये इंफॉर्मेशन है अपने पास में। इंफॉर्मेशन किस प्रकार से दे रखी है, रोकड़ का प्रारंभिक शेष प्रारंभिक बैलेंस शीट में, अंतिम शेष जो है अंतिम बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। तो 6,800 जो है प्रारंभिक बैलेंस शीट में लिख देते हैं। और क्या दे रखा है, विनियोगों के संबंध में अपने को इनकम लिखी है, कितनी, विनियोगों पर ब्याज पूरे वर्ष के लिए 5% की दर से ब्याज मिल रहा है आपको 5,000। यानी ये जो ब्याज है एक ऐसी राशि का 5% है जो विनियोगों का कुल मूल्य है। तो ये 5% है, तो 100% कैसे निकालोगे, 100/5 कर देंगे। तो 5,000 का 100/5 यहां पर निकाल लेंगे। ये आपका आ जाएगा 1,00,000 रुपए। अब क्या इंफॉर्मेशन अपने को दे रखी है, प्राप्त अग्रिम चंदा जो प्रारंभिक है वो प्रारंभिक बैलेंस शीट में जाएगा, अंतिम बैलेंस शीट में जाएगा। तो अग्रिम प्राप्त चंदा यानी पिछले वर्ष अग्रिम प्राप्त कर लिया था तो पिछले वर्ष का दायित्व है, और बकाया जो चंदा है पिछले वर्ष का वो पिछले वर्ष की संपत्ति है। तो 2,000 तो आ जाएगा संपत्ति पक्ष में, और 1,000 जो आ जाएगा वो कहां आ जाएगा आपका लायबिलिटीज पक्ष में यानी दायित्व पक्ष में। गत वर्ष की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं हम यहां पर। और क्या इंफॉर्मेशन है गत वर्ष की, स्टेशनरी का स्टॉक 1,200 रुपए, ये 1,200 रुपए ले लेंगे स्टेशनरी। और गत वर्ष की सूचनाएं क्या है, बुक्स और फर्नीचर का मूल्य, पुस्तकें 13,500, फर्नीचर जो है 16,000। तो ये 13,500 और यहां आ जाएगा 16,000 यानी 16,000। और गत वर्ष की सूचनाएं क्या है 1 अप्रैल की, तो देखिए बकाया किराया 1,000, दायित्व होते हैं खर्चा बकाया, तो निश्चित रूप से दायित्व पक्षों में लिख देंगे 1,000 रुपए। अब क्या कर लोगे, इसका शेष निकाल लोगे जो कि आपका पूंजी कोष होने वाला है। तो 1,06,800, 1,08,9, 1,10,000, 1,29,500, टोटल कितना आ जाएगा 139। कितना आ जाएगा 1,39,500, और जब आप 2,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1,37,500। अब ये जो 1,37,500 है यह वर्ष के अंत में जो बैलेंस शीट बनेगा उसके पूंजी कोष में यह राशि लिखी जाएगी। किस प्रकार, ये 1,37,500। अब लेखा वर्ष के अंत की सूचनाएं लिखनी है, किस प्रकार, तो पहले तो इस टेबल में से ही उठा लेते हैं। अग्रिम प्राप्त चंदा वर्ष के अंत में दायित्व होता है, दायित्व पक्ष में 3,200 और 3,700 रुपए जो बकाया चंदा है, सब्सक्रिप्शन इनकम जो बकाया है वो संपत्ति में लिखा जाता है। तो 3,200 दायित्व में और 3,700 रुपए जो है अपने संपत्ति पक्ष में लिख देंगे। और किस चीज का स्टॉक लिखा गया अपने सामने,
और शेष दे रखा है लेखन सामग्री का स्टॉक जो है वो है 800 रुपए। तो ये क्लोजिंग स्टॉक में लिख देंगे अपने 800। लेखन सामग्री या स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 800 यानी 800। विनियोग कितने हैं? वही 1,00,000 रुपए का जो कि पहले थे। और पुस्तकें प्रारंभ में कितनी थी? पुस्तकें प्रारंभ में दे रखी थी अपने को 13,500। क्लोजिंग कितनी है? 16,500। तो 13,500 तो थी, इसके अलावा हमने पुस्तकें खरीदी थी 6,000 की। तो 13,500 और 6,000, ये 13,500, 6,000, 19,500, 3,000 का आपने डेप लगाया था। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया था? क्लोजिंग बैलेंस जो है अपने को दे रखा था 16,500। चाहे सीधा भी लिख सकते थे क्योंकि अपने पास में अंतिम शेष है, लेकिन हर बार अंतिम शेष नहीं हो तो इस प्रकार से लिखते हैं। तो 16,500 जो है यहां पर आ जाएगा। बिल्डिंग कितना दिया गया है? तो बिल्डिंग जो है आपका प्राप्ति भुगतान खाते के अनुसार भवन खरीदा है 30,000 रुपए। कहां जाएगा? संपत्ति पक्ष में लिखा जाएगा। ये 30,000 रुपया बिल्डिंग संपत्ति पक्ष में। और क्या दे रखा है रिसिप्ट पेमेंट में? रिसिप्ट पेमेंट में रोकड़ का अंतिम शेष लिखा है। कितना है रोकड़ का अंतिम शेष? ये आपको दे रखा है 1,800 रुपए। तो इसे भी कहां लिखेंगे हम? संपत्ति पक्ष में 1,800 रुपए। अब कौन सी मद रह गई? अब रह जाता है फर्नीचर। फर्नीचर प्रारंभिक कितना था? फर्नीचर जो प्रारंभिक शेष था 16,000 रुपए। कितना खरीदा या बेचा गया था? जिसके संदर्भ में लिखा था 6,000 का बेच दिया। तो 10, 2,000 का डेप 8,000 आ जाएगा। यह आ जाएगा आपका 16,000। इसमें से 6,000 के पुस्तक मूल्य का बेच दिया तो 10,000, 2,000 डेप्रिसिएशन, तो 8,000 क्या आ गया? क्लोजिंग शेष, जो कि अपने को अंतिम शेष जो है वो दिया हुआ भी था। किस प्रकार से? ये अंतिम शेष 8,000 रुपए। बकाया किराया 2,000 निश्चित रूप से दायित्व है, दायित्व पक्षों में लिखा जाएगा 2,000 रुपए बकाया किराया। अब क्या रह जाता है? कैपिटल फंड में सरप्लस जोड़ा जाएगा। और कोई पूंजीगत प्राप्ति हो जैसे मेंबरशिप फीस, आजीवन सदस्यता शुल्क, तो वह राशि जोड़ लेंगे। तो कहाँ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में? आजीवन सदस्यता शुल्क ये दे रखा है 7,000 जोड़ देंगे। और क्या जोड़ा जाएगा? सरप्लस की राशि। सरप्लस की राशि कितनी है? 11,100। ये 7,000 यानी 44 और 11,100 यानी 55,600। तो कितना आ जाएगा? 1,55,600। और क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे। 1,55 में 5,000 जोड़ा तो 61,600 और 200 जोड़ेंगे तो 61,800 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगी? इसकी टोटल यानी चिट्ठे का योग। सीधी सीधी सी बात है, प्राप्ति भुगतान खाते में जो आयगत मदें हैं, आय और व्यय है, वो तो जाएगा आय व्यय खाते में। और जो पूंजीगत मदें हैं जैसे भवन है, फर्नीचर है, पुस्तकें हैं, फिक्स डिपॉजिट है, रोकड़ के जो शेष है या जो बकाया अग्रिम के समायोजन है वो बैलेंस शीट में जाएंगे। आजीवन सदस्यता शुल्क, सरप्लस, ये प्रारंभिक पूंजी कोष में जोड़े जाते हैं। इस प्रकार से जो है बैलेंस शीट यानी चिट्ठे का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से है। 31 मार्च 18 को संकर्ष स्पोर्ट्स क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता दिया गया है। निम्न सूचनाओं की सहायता से आय व्यय खाता और तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट जो है तैयार करनी है। क्या तैयार करना है? आय व्यय खाता और तुलन पत्र। क्या क्या इंफॉर्मेशन है? 31 मार्च 17 को, देखिए विशेष रूप से आपको जो अकाउंट बनाने हैं वो है 31 मार्च 18 के। यहां लिखता है 31 मार्च 17 को अप्राप्त चंदा, यानी गत वर्ष का बकाया चंदा है। गत वर्ष यानी या फिर कहें वर्ष के प्रारंभ में 1200 और 31 मार्च 18 यानी वर्ष के एंड में बकाया चंदा है 2300। तो एंड का बकाया जोड़ा जाता है और प्रारंभ का बकाया यदि प्राप्त कर लिया तो उसे हम घटा देंगे।
डाक टिकट का आरंभिक स्टॉक 300, क्लोजिंग है 200, तो जितना खरीदा है ओपनिंग स्टॉक जोड़ेंगे, क्लोजिंग घटा देंगे, चिट्ठे में भी आएगा ओपनिंग क्लोजिंग। 1500 रुपए का किराया जो है गत वर्ष 15 से संबंधित है और 1500 रुपए का भुगतान अभी तक बाकी है। ये जो 1500 पिछले वर्षों का है, 2-3 साल पुराने, तो घटा देंगे, और जो इस वर्ष का बाकी है वह जोड़ दिया जाएगा। अब क्या लिखता है, 1 अप्रैल 17 को क्लब के पास 15,000 का फर्नीचर, प्रारंभिक संपत्ति 15,000 प्रारंभिक बैलेंस शीट में जाएगी। मार्च 18 यानी वर्ष एंड होने पर फर्नीचर का मूल्य 22,500, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। आगे क्या लिखता है, क्लब ने 2017 यानी गत वर्ष में 10% की दर से 20,000 का ऋण लिया है, तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा। अगर भुगतान नहीं किया गया तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी दर्शाया जाएगा। अदर इंफॉर्मेशन यानी प्राप्ति भुगतान खाता, देखिए रोकड़ शेष पूंजीगत मद है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंतर्गत ट्रांसफर होता है। इसके अलावा भवन के लिए अनुदान, आजीवन सदस्यता शुल्क, ये क्या है, पूंजीगत मदें हैं, चिट्ठे में जाएगी। बिलियर्ड टेबल, फर्नीचर, ये क्या है, पूंजीगत मदें हैं, संपत्ति या दायित्व पक्ष में इनको लिखा जाएगा। हमें क्या बनाना है, पहले आय व्यय खाता और उसके बाद में तुलन पत्र तैयार करना है। तो हमें क्या करना है, इस तरफ से जितनी भी आय और व्यय है वो ट्रांसफर करनी है आपको, कहाँ पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो 1 बाय 1 मदे ले लेते हैं और बकाया अग्रिम भी देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आता है प्रवेश शुल्क 3,200, निश्चित रूप से आयगत मद है और आयगत यानी क्रेडिट पक्ष में लिख देंगे 3,200 रुपए। अगली मद क्या दी गई है प्राप्ति भुगतान में, नेक्स्ट मद लिखता है भवन के लिए अनुदान, पूंजीगत मद है, बैलेंस शीट में जाएगी। लॉकर का किराया 1200 रुपए, यह राशि लिख देंगे, अपनी इनकम है, इनकम पक्ष में लिख दो 1200 रुपए। नेक्स्ट मद क्या दी गई है, मनोरंजन से लाभ 3,000, इनकम है, इनकम पक्ष में आ जाएगा 3,000। नेक्स्ट क्या लिखता है, सब्सक्रिप्शन 40,000, लेकिन इस 40,000 में बकाया अग्रिम का समायोजन, क्लोजिंग तो क्या करोगे, जोड़ोगे, प्रारंभिक जो बकाया है वो घटा दिया जाएगा, यानी 2300 जोड़ करके 1200 घटा देंगे। सब्सक्रिप्शन 40,000, ये 1200 तो यहां पर घटाने और 2300 जो है आपको जोड़ना है, तो टोटल 900 रुपए, 1100 रुपए जो है प्लस में आ रहा है, इसको अपने जोड़ करके लिख देंगे। 1200 घटाना है और 2300 जोड़ना है, तो ये आ जाएगा 41,100 रुपए। कौन सी राशि, सब्सक्रिप्शन से कितनी इनकम जो प्राप्त होती है वह राशि जो है इस प्रकार से यहां पर प्रदर्शित की जाएगी। चले आगे, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। यहां का तो हो गया, किराया आ जाएगा अपना डेबिट पक्ष में 18,000। क्या एडजस्टमेंट है किराए के संबंध में, बिल्कुल 1500 रुपए तो पिछले वर्षों के हैं, घटाए जाएंगे, और 1500 रुपए क्या है, अभी तक बकाया है, इस 1500 को जोड़ देंगे। तो किराया कितना दे रखा है, 18,000 रुपए, ये 18,000 जो इस वर्ष के बकाया है वो तो जोड़ देंगे, और जो पुराने बकाया चल रहे हैं 15, 16, 17 से संबंधित उन राशियों को वापस घटा देंगे। अगला समायोजन क्या दे रखा है किराए के बाद में, मजदूरी 7,000। मजदूरी के संबंध में कोई समायोजन नहीं है, 7,000 रुपया जो है एक्सपेंडिचर में लिख देंगे, ये मजदूरी 7,000। अब आ जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पर हाश कितना है, किस प्रकार से, देखिए फर्नीचर का प्रारंभिक शेष था 15,000, अंतिम है 22,500। 15,000 के अतिरिक्त फर्नीचर 10,000 का खरीदा गया, तो 15 और 10 25,000, अंतिम शेष कितना है 22,500। तो 22,500 घटाने पर 2,500 जो है वो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। किस प्रकार से, फर्नीचर पहले था आपका 15,000, 10,000 का खरीदा 25,000 और शेष रहा 22,500, तो डेप्रिसिएशन जो आया वो आ गया आपका 2,500
रुपए। अगली मद क्या दे रखी है अपने को, ब्याज 2000 रुपए। ये ब्याज जो है अपन लिख देंगे 2000 यानी 2000 रुपए। वैसे भी ऋण जो है 20,000 था, 20,000 का 10%, 2000 पूरा पूरा चुकाया गया है। अगली मद क्या दे रखी है, डाक का खर्चा 1000, लेकिन बकाया अग्रिम है डाक के संदर्भ में। कौन सा है, देखिए डाक टिकट का 300 तो प्रारंभिक स्टॉक है, 200 अंतिम। तो ओपनिंग स्टॉक 300 तो इसमें जोड़ देंगे और 200 घटा देंगे। 1300 तो 1300, 200 घटाने पर आ जाएगा 1100। ये इस प्रकार से क्या बनेगा अपना आय व्यय खाता। और कौन सी मद रहती है, सैलरी यानी 24,000। क्या बकाया अग्रिम है सैलरी, बिल्कुल कोई बकाया या अग्रिम संबंधी समायोजन नहीं है। 24,000 रुपए जो है हम सैलरी में लिख देंगे। क्लियर है, जितने भी खर्चे हैं डेबिट पक्ष में, इनकम क्रेडिट पक्ष में, चाहे प्राप्त हो या बकाया, सारी मदें लेनी है। अब इनकी टोटल कर देंगे, 18 7 25, 29 500, 30 600 और 24,000 जो है जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा अपना 30 और 24, 54,600 रुपए जो है इसकी टोटल आ जाएगी। 54,600 में से यह राशियां जो है अपनी घटा देंगे। घटाने पर क्या आ जाएगा, डेफिसिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा डेफिसिट, 6,100 रुपए। बैलेंसिंग फिगर 32 और 12 44, 7,400 और 48,500 घटाने पर 6,100 डेफिसिट। ये अपने ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार कर लिया। अब क्या बनाना है, तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट। जो प्रारंभिक सूचनाएं हैं, प्रारंभिक सूचनाएं यानी जैसे वर्ष के प्रारंभ का बकाया, डाक टिकटों का ओपनिंग स्टॉक, या ये जो फर्नीचर जो है आपको ऋण जो है इसका प्रारंभिक शेष, ये प्रारंभिक चिट्ठे में लिखा जाएगा, अंतिम शेष अंतिम चिट्ठे में। तो सबसे पहले बकाया चंदा जो संपत्ति होती है, प्रारंभिक 1200 प्रारंभिक में और अंतिम वाला अंतिम 1300, 1200 और 2300 सब्सक्रिप्शन। ये 1200 तो जो है प्रारंभिक का था और 2300 जो है वो आपका आ जाएगा अंतिम। इसी प्रकार डाक टिकट 2300 तो था आपका ओपनिंग दे रखा था, सॉरी 300 रुपए, और 200 रुपए जो है आपको दे रखा था क्लोजिंग। इसके अलावा क्या सूचना दे रखी थी, इसके अतिरिक्त जो सूचना है वो लिखा था अपना जो किराया है, पहले से बकाया चल रहा है 1500 और एंड में भी जो है आपका 1500 रुपए बकाया चल रहा है। तो किराया जो है अपने बकाया दायित्व पक्ष में लिख देंगे, 1500 और 1500 रुपए ही है, यहां पर आ जाएगा। इसके अलावा क्या सूचना दे रखी थी, इसके अतिरिक्त जो सूचनाएं थी वो इस प्रकार से थी। 1 अप्रैल को क्लब के पास में 15,000 का फर्नीचर, लेकिन एंड में कितना था 22,500। तो प्रारंभ का फर्नीचर हम लिख देंगे 15,000। क्लोजिंग में कैसे आया था, 15,000 में 10,000 तो और खरीदा। क्लोजिंग 22,500 यानी 2,500 का था डेप्रिसिएशन। तो फर्नीचर 15,000 पहले से, 10,000 का खरीदा, 25,000, इसमें से 2,500 रुपए का डेप, ये आपका फर्नीचर का बैलेंस 22,500। क्लियर है यहां पर, ये हो गया फर्नीचर का। इसके पश्चात क्या बचता है, फर्नीचर के बाद में अपने को दे रखा था ऋण 20,000। तो ओपनिंग में भी है, किसी प्रकार का भुगतान प्राप्ति भुगतान खाते में नहीं है, तो क्लोजिंग में भी 20,000 का ऋण लिया जाएगा। तो 10% से ऋण आ जाएगा 20,000 का प्रारंभिक में भी और 20,000 का जो है अंतिम शेष भी इसका लिखा जाएगा कि 10% का लोन। अब कौन सा शेष बचता है, अब बचेगा अपना रोकड़ संबंधी शेष। प्रारंभिक तो है 2,600, अंतिम है 4,000। तो प्रारंभिक में लिख देंगे 2,600 और अंतिम में कितना आएगा, अंतिम में रोकड़ का शेष आ जाएगा आपका 4,000 रुपए।
ये मदें जो है इस प्रकार से लिखी जाएगी। और कौन सी मद रह गई? और जो मद रह गई प्राप्ति भुगतान खाते के अनुसार भवन के लिए अनुदान, कितना? 23,000 रुपए। बिलियर्ड टेबल ये कितने की है? 14,000 रुपए की। इनको भी अपने लिखा जाएगा। तो भवन के लिए अनुदान कितना आ जाएगा? 23,000 रुपए। और बिलियर्ड टेबल कितने की है? 14,000 यानी 14,000 रुपए। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले तो इसका शेष निकालेंगे। 21,500, 21,500 में से 3,800 और 18 और 3, 21,300 जो है इसमें से लेस कर देंगे, अंतर निकाल देंगे। टोटल आ गया 21,500। यहाँ की टोटल 15, 16, 2 18, 18 और 1 19,100। तो 19,100 घटाने में कितना आ जाएगा? 2,400 रुपए अंतर। ये 2,400 का अंतर कहाँ जाएगा? देखिए डेफिसिट है, नेगेटिव है। ये 2,400 रुपया जो है यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन मैं यहाँ पर इसके आगे माइनस लगा दूंगा 2,400 रुपए। अब आजीवन सदस्यता शुल्क कितना है? कैपिटल फंड में जोड़ा जाता है। ये अपने को दे रखा है आजीवन सदस्यता शुल्क जो है 7,000 रुपए। 2,400 नेगेटिव है, 7,000 जो है इसके अंतर्गत जोड़ा जाएगा। और डेफिसिट जो आया है, घाटा, वह राशि जो है इसमें से घटाई जाएगी। कितना आया है डेफिसिट की राशि? न्यूनता ये अपने को दे रखा है 6,100 रुपए। यह राशि जो है इसमें से घटा देंगे, 6,100 यहां से घट जाएगा। तो कितना आएगा? देखिए 8,500। तो 1,500 रुपए चाहे तो माइनस में लिख दें या फिर 1,500 रुपए को यहां पर लिख दिया जाए, या तो नेगेटिव 1,500 या फिर कैपिटल फंड डेफिसिट जो है वो 1,500 आ जाएगा। टोटल कर लेंगे 15, 20 और 23, 43 और 1 44,500 रुपए। इस प्रकार से जो है बैलेंस शीट यानी चिट्ठा जो है तैयार किया जाएगा। शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत करने का सीधा सीधा सा तरीका है, प्राप्ति पक्ष से जितनी भी आयगत मदें हैं वो आपको इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में जाएगी। लेकिन जैसे आजीवन सदस्यता शुल्क है, भवन के लिए अनुदान है, रोकड़ से ये नहीं जाएंगे। और इन मदों में भी बकाया अग्रिम का समायोजन करते हुए जाना है, जैसा कि हमने सीखा है। इसी प्रकार किराया, मजदूरी, ब्याज, डाक, वेतन ये हमने डेबिट पक्ष में लिखने हैं, क्योंकि आयगत मदें हैं बकाया अग्रिम का समायोजन करते हुए। लेकिन बिलियर्ड टेबल है, फर्नीचर है, रोकड़ शीर्ष है, ये संपत्ति पक्ष में जाती है। और संपत्ति पक्ष के अंतर्गत जो प्रारंभिक संपत्ति है वो आपका क्या बताएगी? कैपिटल फंड का शेष बताएगी। इसी के अंतर्गत क्लोजिंग में सरप्लस जोड़ना है, डेफिसिट जो है घटाना है। अलाभकारी संस्थाओं में फिलहाल के लिए इतना ही। टॉपिक में जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम जल्द लेकर हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।